नमस्कार। नमस्कार। आज हम जुलाई 2025 की कुछ सबसे अहम और दिलचस्प घटनाओं पर बात करेंगे। नमस्कार। तकनीक में नई रफ्तार से लेकर दुनिया के मंच पर भारत की बदलती भूमिका तक हम्म, काफी कुछ हुआ है। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ खबरें बताना नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे मतलब और कह सकते हैं असर को समझना है। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि इन घटनाओं के तार कहाँ जुड़ते हैं और आने वाले वक्त पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। जी, इस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तकनीक की दुनिया, जहां बदलाव सबसे तेज नजर आते हैं। सही कहा। भारतीय रेलवे की बात करते हैं। हम्म, यात्रियों की सुविधा के लिए एक नया ऐप आया है, रेल वन। हाँ, रेल वन ऐप। पहले कई अलग अलग ऐप इस्तेमाल करने पड़ते थे, अब सब कुछ एक जगह। ये सिर्फ सुविधा की बात है या रेलवे के लिए भी इसका कोई बड़ा मतलब है? देखिए, ये सुविधा से कहीं ज्यादा है। रेल वन ऐप का आना एक एक बड़ा कदम है। अच्छा। जैसा आपने कहा, पहले टिकट बुकिंग आईआरसीटीसी अलग, अनारक्षित टिकट के लिए यूटीएस अलग, शिकायत के लिए रेल मदद, सब अलग अलग था। हाँ, बिल्कुल। अब टिकट बुकिंग से लेकर पीएनआर स्टेटस, खाना ऑर्डर करना, यहाँ तक कि माल ढुलाई की जानकारी भी, सब कुछ एक ही जगह है। हम्म। इसे क्रिस यानी सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम के 40वें स्थापना दिवस पर लॉन्च किया गया। अच्छा, क्रिस। असल में ये रेलवे के पूरे सिस्टम को डिजिटली इंटीग्रेट करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भविष्य में सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और शायद यात्रियों के अनुभव को पर्सनलाइज करने में भी। हाँ, बिल्कुल। हालांकि चुनौती ये रहेगी कि देश भर में अलग अलग डिजिटल साक्षरता वाले लोग इसे कितनी आसानी से अपना पाते हैं। सही बात है। और सरकार की तरफ से रिसर्च और इनोवेशन को भी बड़ा पुश मिल रहा है। 1 लाख करोड़ रुपए की आरडीआई स्कीम की बात सुनी। हाँ, ये रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन यानी आरएनडी स्कीम काफी अहम है। केंद्रीय कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है। जी। इसका मुख्य मकसद है निजी कंपनियों और खासकर स्टार्टअप्स को रिसर्च और इनोवेशन के लिए आसान लोन और इंसेंटिव देना। मतलब सरकार खुद रिसर्च नहीं करेगी? नहीं, सरकार सीधे रिसर्च नहीं करेगी, बल्कि निजी क्षेत्र को बढ़ावा देगी। ये फंड विशेष रूप से एआई, सेमीकंडक्टर, क्लीन एनर्जी जैसे भविष्य के क्षेत्रों में काम करे स्टार्टअप्स के लिए एक तरह से बूस्टर का काम कर सकता है। हम्म। और पूरी निगरानी अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एएनआरएफ करेगा। तो देखना होगा कि ये फंड जमीनी स्तर पर इनोवेशन को कितनी तेजी देता है। बिल्कुल। भारत स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न्स के मामले में भी दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। हालिया हुरून इंडेक्स क्या कहता है? हाँ, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025, इसके मुताबिक भारत 64 यूनिकॉर्न्स के साथ दुनिया में तीसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर 64 यूनिकॉर्न्स। जी। यूनिकॉर्न यानी वो स्टार्टअप जिनकी वैल्यूएशन $1 अरब या उससे ज्यादा हो। अमेरिका पहले नंबर पर है 758 के साथ, अच्छा। और चीन दूसरे पर 343 के साथ। तो ये दिखाता है कि भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम कितना मजबूत हो रहा है। हाँ, ये तो बड़ी बात है। कौन से शहर आगे हैं इसमें? बैंगलोर, मुंबई, गुरुग्राम ये बड़े केंद्र बनकर उभरे हैं, जहां जोहो, ड्रीम 11, रेजरपे जैसे कई सफल यूनिकॉर्न्स हैं। दुनिया भर में देखें तो 1500 से ज्यादा यूनिकॉर्न हो गए हैं, जिनकी कुल कीमत करीब $5.6 ट्रिलियन आकी गई है। बाप रे, ये सिर्फ संख्या नहीं, ये तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्टार्टअप्स के बढ़ते प्रभाव का संकेत है। सही कहा। तकनीक सिर्फ आज की नहीं बल्कि हमारे अतीत को सहेजने में भी मदद कर रही है। ज्ञान भारतम मिशन का जिक्र आया था। हाँ, प्रधानमंत्री ने मन की बात में ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की थी। अच्छा, क्या है ये मिशन? इसका लक्ष्य है भारत की हजारों साल पुरानी पांडुलिपियों और ग्रंथों को डिजिटल रूप देना और उन्हें संरक्षित करना। पांडुलिपियां मतलब हाथ से लिखी पुरानी किताबें? हाँ, बिल्कुल। वो जो हाथ से लिखी पुरानी किताबें या दस्तावेज होते थे, ताड़ के पत्तों पर, भोजपत्र, कपड़े या चमड़े पर लिखी जाती थीं, जब छपाई नहीं होती थी। हम्म। ये हमारी अमूल्य विरासत है। इस मिशन के जरिए इन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेजा जा सकेगा और शायद शोधकर्ताओं के लिए सुलभ भी बनाया जा सकेगा। ये तो बहुत जरूरी काम है। भविष्य की तकनीक की बात करें तो हाइड्रोजन ट्रेनों का ट्रायल भी हुआ है। ये कितना महत्वपूर्ण है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन कोच का सफल ट्रायल हुआ। स्वदेशी? ये तो और भी अच्छी बात है। जी, ये ट्रेनें डीजल की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलती हैं और धुएं की जगह सिर्फ पानी की भाप छोड़ती हैं, मतलब जीरो एमिशन।
जीरो एमिशन, कमाल है। ये भारत के 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य के लिए बहुत अहम है। नेट जीरो मतलब जितना उत्सर्जन उतना ही सोखना। बिल्कुल। साथ ही इससे डीजल जैसे आयातित ईंधन पर हमारी निर्भरता भी कम होगी। तो भारत अब उन कुछ देशों में शामिल हो गया है जो इस तकनीक पर काम कर रहे हैं। हाँ, जर्मनी, फ्रांस जैसे कुछ गिने चुने देशों में। हालांकि इसे पूरे देश में लागू करने में अभी कई चुनौतियां होंगी, जैसे हाइड्रोजन का उत्पादन, उसका स्टोरेज, सप्लाई चेन बनाना। जाहिर है चुनौतियां तो होंगी, तकनीक का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। हैदराबाद की एक कंपनी को निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा की इजाजत मिली है। हाँ, अनंत टेक्नोलॉजीज। ये भारत की पहली निजी कंपनी बन गई है जिसे सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सेवा देने की अनुमति मिली है। ये तो दूर दराज के इलाकों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। बिल्कुल। और आंध्र प्रदेश में मच्छरों पर नजर रखने के लिए एआई का इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, ये भी सुना। हाँ, आंध्र प्रदेश का स्मार्ट मॉस्किटो सर्वेलेंस सिस्टम, ये एआई का इस्तेमाल करके मच्छरों की आबादी पर नजर रखेगा ताकि डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों को फैलने से रोका जा सके। खासकर बारिश के मौसम में। जी, ये दिखाता है कि कैसे एआई और तकनीक का इस्तेमाल अब जन स्वास्थ्य जैसी चुनौतियों से निपटने में भी हो रहा है। सही है। अब जरा अंतर्राष्ट्रीय फलक पर नजर डालते हैं। जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी को कई देशों से बड़े सम्मान मिले। हाँ, ये खबरें काफी रहीं। क्या ये सिर्फ प्रतीकात्मक होते हैं या इनका कोई गहरा कूटनीतिक मतलब भी है? देखिए, सम्मान मिलना निश्चित रूप से दो देशों के बीच रिश्तों में गर्मजोशी दिखाता है और भारत के बढ़ते वैश्विक कद को भी। कौन कौन से सम्मान थे? जय में प्रधानमंत्री को घाना से मिला ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। अच्छा। ट्रिनिदाद और टोबैगो से ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिदाद एंड टोबैगो। अर्जेंटीना में ब्यूनस आयर्स शहर की टू द सिटी मिली। नामीबिया से ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्विशिया मिराबिलिस, ये एक रेगिस्तानी पौधे के नाम पर है जो सहनशीलता का प्रतीक माना जाता है। दिलचस्प। और ब्राजील से ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। ये मई 2014 के बाद उनका 26वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था। 26वां। तो ये सम्मान द्विपक्षीय यात्राओं को एक सकारात्मक माहौल देते हैं। जी, और भारत की विदेश नीति की सक्रियता को भी दर्शाते हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा में भारतीय मूल के लोगों के लिए ओसीआई कार्ड से जुड़ी एक अहम घोषणा भी हुई थी। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण घोषणा थी। अब छठी पीढ़ी तक के भारतीय मूल के व्यक्तियों मतलब पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को भी ओसीआई कार्ड मिल सकेगा। जी। पहले ये सीमा कम थी। हाँ, पहले शायद चौथी पीढ़ी तक थी। पीआईओ वो लोग हैं जिनके पुरखे भारतीय थे लेकिन अब वो दूसरे देश के नागरिक हैं। और ओसीआई कार्ड के फायदे क्या है? ओसीआई कार्ड धारकों को भारत में बिना वीजा के आने जाने, लंबे समय तक रहने और काम करने की सुविधा मिलती है। लेकिन वोटिंग अधिकार नहीं होता। नहीं, वोट देने या सरकारी नौकरी पाने का अधिकार नहीं होता। ये कदम भारतीय डायस्पोरा के साथ रिश्तों को और मजबूत करने की कोशिश है। इन यात्राओं के दौरान खासकर घाना में कई समझौते भी हुए। ये किन क्षेत्रों पर केंद्रित थे? हाँ, घाना यात्रा के दौरान कई अहम समझौते हुए जो भारत अफ्रीका संबंधों की गहराई दिखाते हैं। जैसे शिक्षा में घाना के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप दुगनी करने की बात हुई, कौशल विकास के लिए केंद्र स्थापित करने और व्यावसायिक प्रशिक्षण देने पर सहमति बनी। अच्छा। कृषि में भारत फीड घाना कार्यक्रम में तकनीकी मदद देगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत ने अपने जन औषधि केंद्र मॉडल की तर्ज पर वहां भी सस्ते दामों पर दवाएं उपलब्ध कराने में मदद का प्रस्ताव दिया। जन औषधि। और डिजिटल भुगतान में यूपीआई के विस्तार और व्यापार को अगले 5 सालों में दोगुना करने का लक्ष्य भी रखा गया। तो ये विकास साझेदारी पर जोर है। बिल्कुल, भारत अफ्रीका के साथ विकास साझेदारी पर काफी जोर दे रहा है। और एक बहुत बड़ी खबर भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए को लेकर आई। जी, इसे ऐतिहासिक बताया जा रहा है। क्यों? ये वाकई एक ऐतिहासिक समझौता है। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा और ब्रिटेन के लिए ब्रेग्जिट के बाद सबसे महत्वपूर्ण ट्रेड डील है। बातचीत तो काफी समय से चल रही थी। हाँ, जनवरी 2022 से चल रही थी और 14 दौर की मुश्किल वार्ताओं के बाद इस पर सहमति बनी। अच्छा, तो इसमें क्या खास है? इस समझौते से ब्रिटेन से भारत आने वाले कई उत्पादों पर औसत टैरिफ जो पहले करीब 15% था, वो घटकर लगभग 3% रह जाएगा। काफी कमी आएगी। जी, वहीं ब्रिटेन भी भारतीय टेक्सटाइल्स, जूते, चमड़े का सामान, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग गुड्स, ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स वगैरह पर लगने वाले ऊंचे टैक्स हटा देगा।
ये टैक्स 12% तक थे। तो भारतीय निर्यातकों को बड़ा फायदा होगा। हाँ बिल्कुल। दूसरी तरफ ब्रिटिश मेडिकल डिवाइसेस, एरोस्पेस पार्ट्स वगैरह भारत में सस्ते हो सकते हैं। लक्ष्य क्या है व्यापार का? लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 120 अरब डॉलर तक ले जाना है। ये तो बड़ी बात है, पर एफटीए सिर्फ टैरिफ घटाने तक तो सीमित नहीं होते। नहीं, बिल्कुल नहीं। इनमें सेवाओं का व्यापार, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार जैसे कई पेचीदा मुद्दे भी शामिल होते हैं। इन पर सहमति बनाना आसान नहीं होता, इसीलिए इसे पूरा होने में इतना समय लगा। समझ गया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भी हुआ, वहां भारत ने किन मुद्दों पर जोर दिया? हाँ, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ। जी। भारत ने वहां मुख्य रूप से वैश्विक संस्थानों में सुधार की जरूरत पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूएनएससी, आईएमएफ, विश्व बैंक, डब्ल्यूटीओ जैसी 20वीं सदी की संस्थाएं आज के दुनिया की सच्चाइयों और चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम नहीं है। बदलाव की जरूरत है। जी, इसलिए इनमें बदलाव जरूरी है। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की बात भी दोहराई गई। और भारत ने कुछ सुझाव भी दिए थे। हाँ, 4 सुझाव दिए हैं। पहला, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी सिर्फ बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर ही नहीं बल्कि सदस्य देशों की वास्तविक जरूरतों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा पर आधारित प्रोजेक्ट्स को फंड करे। ये तो अहम सुझाव है। दूसरा, विज्ञान और रिसर्च का साझा भंडार बने। तीसरा, क्रिटिकल मिनरल्स यानी लिथियम, कोबाल्ट जैसे जरूरी खनिजों की सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाया जाए क्योंकि ये भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए अहम है। सही बात है। और चौथा, जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिस्पॉन्सिबल एआई के विकास पर मिलकर काम किया जाए। ये सुझाव ब्रिक्स समूह की बदलती प्राथमिकताओं को दिखाते हैं। बिल्कुल। दुनिया की कुछ और खबरें भी थीं जुलाई में। रूस ने तालिबान सरकार को मान्यता दी। हाँ, ये एक अहम घटनाक्रम है। रूस अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता देने वाला पहला प्रमुख देश बन गया। अच्छा, और यूपीआई? हाँ, ट्रिनिदाद और टोबैगो भारत का यूपीआई पेमेंट सिस्टम अपनाने वाला 8वां देश बना। 8वां? कौन से हैं बाकी 7? यूएई, सिंगापुर, फ्रांस, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और मॉरिशस। ये भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम की वैश्विक स्वीकार्यता को दिखाता है। यूरोप में भी कुछ हुआ? हाँ, बुल्गारिया ने घोषणा की कि वो 2026 में अपनी मुद्रा लेव को छोड़कर यूरो अपनाएगा और यूरोजोन का 21वां सदस्य बनेगा। ठीक है। और यूआरएससी? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता जुलाई महीने के लिए पाकिस्तान के पास रही। ये अध्यक्षता हर महीने सदस्य देशों के बीच रोटेट होती है। समझ गया। अब देश के अंदर की कुछ अहम घटनाओं पर आते हैं। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई जिसमें भारत में आय समानता को लेकर काफी सकारात्मक बातें कही गईं। हाँ, विश्व बैंक की जुलाई 2025 की रिपोर्ट काफी चर्चित रही। इसके मुताबिक भारत 2025 के लिए दुनिया का चौथा सबसे समान देश है। चौथा? ये किस आधार पर? ये रैंकिंग गिनी इंडेक्स पर आधारित है जो आय या संपत्ति के बंटवारे में असमानता को मापता है। स्कोर 0 से 100 के बीच होता है। 0 मतलब पूर्ण समानता और 100 मतलब पूर्ण असमानता। और भारत का स्कोर? भारत का स्कोर 25.5 बताया गया, जो स्लोवाकिया, नंबर 1, स्लोवेनिया और बेलारूस के बाद आता है। ये तो चीन और अमेरिका से काफी बेहतर है। हाँ, चीन का स्कोर 35.7 और अमेरिका का 41.8 बताया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले दशक में भारत में आय समानता सुधरी है। 2011 में स्कोर 28.8 था। और इसका कारण क्या बताया गया? इसके लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी, आयुष्मान भारत, जनधन योजना, मुफ्त अनाज जैसी सरकारी योजनाओं को श्रेय दिया गया। अच्छा। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि भारत में अत्यधिक गरीबी दर 2011-12 के 16.2% से घटकर 2022-23 में 2.3% रह गई है। ये तो बहुत बड़ी गिरावट है। जी, हालांकि आय असमानता एक जटिल मुद्दा है और इसे मापने के कई तरीके हैं, लेकिन ये रिपोर्ट सरकारी नीतियों के प्रभाव का एक सरकारी आकलन प्रस्तुत करती है। एक संवैधानिक पद पर भी बदलाव हुआ। उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया। जी हाँ, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पद छोड़ दिया। तो अब नए चुनाव होंगे? हाँ, संविधान के मुताबिक उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर 60 दिन के अंदर चुनाव कराना जरूरी होता है। और वो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। बिल्कुल, तो उस भूमिका पर भी असर पड़ता है।
इसी बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए 4 नए सदस्यों को मनोनीत किया। कौन है वो? जाने माने वकील उज्ज्वल निकम, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता सदानंद मास्टर, पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और इतिहासकार डॉक्टर मीनाक्षी जैन। ये मनोनयन कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से होते हैं। जी, सुरक्षा के मोर्चे पर क्या अपडेट्स रहे? ऑपरेशन महादेव और MiG-21 की विदाई। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव के तहत कश्मीर के पहलगाम हमले में शामिल लश्कर-ए-तैयबा के 3 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया। ये सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन था। अच्छा। वहीं भारतीय वायुसेना ने अपने बेड़े से MiG-21 लड़ाकू विमानों को आखिरकार रिटायर करने का फैसला किया। 62 साल की सेवा के बाद। हाँ, ये विमान काफी पुराने हो चुके थे। इनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। और नए हेलीकॉप्टर भी आए। जी, सेना को अमेरिका से पहले बैच के अपाचे AH-604E अटैक हेलीकॉप्टर भी मिल गए हैं। ये सेना की मारक क्षमता को बढ़ाएंगे। पर्यावरण और विरासत के क्षेत्र में भी कुछ अच्छी खबरें थीं। मराठा किलों को यूनेस्को की पहचान मिली। बिल्कुल। महाराष्ट्र के 11 और तमिलनाडु के 1 जिंजी फोर्ट सहित कुल 12 मराठा सैन्य किलों को मराठा मिलिट्री लैंडस्केप के तौर पर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ये तो बड़ी सांस्कृतिक उपलब्धि है। जी, ये 17वीं से 19वीं सदी के बीच बने किले अपनी खास वास्तुकला, पहाड़ी लोकेशन और पानी प्रबंधन के लिए जाने जाते हैं। और हरियाणा में बड़ी जंगल सफारी की योजना। हाँ, हरियाणा सरकार गुरुग्राम और नूह जिलों के अरावली क्षेत्र में करीब 10,000 एकड़ में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की परियोजना पर काम कर रही है। एशिया की सबसे बड़ी? जी, इसका मकसद पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देना है। और स्वच्छ सर्वेक्षण के नतीजे भी आए। हाँ, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25। इसमें 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में अहमदाबाद सबसे स्वच्छ शहर रहा। और इंदौर तो हमेशा टॉप पे रहता था। इंदौर ने सुपर स्वच्छ लीग कैटेगरी में टॉप किया। ये रैंकिंग शहरों के बीच साफ सफाई को लेकर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है। अच्छा, कुछ सामाजिक पहल और नई नीतियां भी चर्चा में रहीं? हाँ, कई अहम कदम उठाए गए। आदिवासी छात्रों के लिए नेस्टस और यूनिसेफ ने मिलकर तलाश पहल शुरू की है। तलाश? हाँ, TALASH, ट्राइबल एप्टीट्यूड, लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ एस्टीम हब। ये एकलव्य मॉडल स्कूलों के छात्रों को उनकी रुचि और क्षमता पहचानने और जरूरी जीवन कौशल सिखाने में मदद करेगी। ये तो बहुत अच्छा है। IISc बेंगलुरु ने भारत प्रोजेक्ट शुरू किया है। BHARAT, बायोमार्कर्स ऑफ हेल्दी एजिंग, रेजिलियंस, एडवर्सिटी एंड ट्रांजिशंस। इसका क्या उद्देश्य है? इसका मकसद भारतीयों की स्वास्थ्य के मानक तय करना है, क्योंकि अक्सर पश्चिमी देशों के मानक हमारी आबादी पर पूरी तरह लागू नहीं होते। ये भी जरूरी है। और बिहार में आरक्षण? हाँ, बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी दी है। ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम है। बिल्कुल। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया बैन? जी, ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया है। ये कदम बच्चों पर सोशल मीडिया के असर को लेकर बढ़ती चिंता को दर्शाता है। ये एक बड़ा कदम है। और चीन का बांध? हाँ, चीन तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे वहाँ यार्लुंग सांगपो कहते हैं, पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध मोटोवो हाइड्रो पावर स्टेशन बना रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा? इसको लेकर तो भारत में चिंताएं होंगी। जी, पानी के बहाव और पर्यावरण पर असर को लेकर चिंताएं हैं। अब रुख करते हैं खेल जगत की तरफ। क्रिकेट में RCB सबसे महंगी IPL टीम बन गई है। हाँ, अपना पहला IPL खिताब जीतने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की ब्रांड वैल्यू काफी बढ़ी और वो $269 मिलियन के साथ सबसे मूल्यवान IPL फ्रेंचाइजी बन गई। अच्छा, और रसल ने संन्यास ले लिया? हाँ, वेस्ट इंडीज के धाकड़ ऑलराउंडर आंद्रे रसल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। G20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफायर्स? इटली और नीदरलैंड ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल? इंग्लैंड को 2031 तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी का अधिकार मिला है। मतलब फाइनल लॉर्ड्स या इंग्लैंड के किसी और मैदान पर ही होंगे। लॉर्ड्स में सचिन तेंदुलकर के चित्र का भी अनावरण हुआ। जी हाँ। दूसरे खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसा रहा? काफी शानदार रहा। युवा शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश ने क्रोएशिया में सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस टूर्नामेंट जीता। वाह। कजाकिस्तान में हुए विश्व मुक्केबाजी कप में
भारतीय मुक्केबाजों ने 3 गोल्ड समेत कुल 11 पदक जीते। 11 पदक, बहुत बढ़िया। आर हरे कृष्णन भारत के 87वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। दिव्या देशमुख ने फिडे महिला शतरंज विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया। दिव्या देशमुख, ये तो कमाल की बात है। हाँ, और दिव्यांशी भौमिक ने एशियन यूथ टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल हासिल किया। टेनिस में विंबलडन। विंबलडन का पुरुष सिंगल्स खिताब इटली के जेनिक सिनर ने और महिला सिंगल्स पोलैंड की ईगा स्वियातेक ने जीता। और भारत कुछ होस्ट भी करेगा। जी, भारत 2027 शूटिंग वर्ल्ड कप और 2028 जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। और एक नियम बदला है, जेंडर टेस्ट। हाँ, महिला एथलीटों के लिए जेंडर टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। ये फैसला कई बार विवादों में भी रहा है। आखिर में कुछ प्रमुख नियुक्तियों, दुखद समाचारों और पुरस्कारों पर एक नजर डाल लेते हैं। जी, जुलाई में कई अहम पदों पर नियुक्तियां हुई। पराग जैन को भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का नया प्रमुख बनाया गया। अच्छा। संजोग गुप्ता आईसीसी के नए सीईओ बने। सोनाली मिश्रा आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी। ये तो ऐतिहासिक है। हाँ, प्रिया नायर एचयूएल की नई सीईओ और एमडी बनी। भारतीय मूल की शुबिहा खान को एप्पल का नया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी सीओओ नियुक्त किया गया। और आर दुराईस्वामी एलआईसी के नए एमडी और सीईओ बने। दुखद समाचार भी रहे। हाँ, नाइजीरिया के मशहूर फुटबॉलर पीटर रुफाई, मध्य प्रदेश की सबसे बुजुर्ग हथीनी मानी जाने वाली वत्सला, नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी, ऑस्कर विजेता गीतकार एलन बर्गमैन, डब्ल्यूडब्ल्यूई के दिग्गज हल्क होगन और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन का निधन हो गया। पुरस्कारों की बात करें तो किन भारतीयों ने नाम रोशन किया? अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में स्टार मिला। वाह। सामाजिक कार्यकर्ता वर्षा देशपांडे ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 जीता। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 मिला। जादूगर सुहानी शाह बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी और लेखिका गीतांजलि श्री को पेन ट्रांसलेट पुरस्कार मिला। और कुछ नई किताबें भी आईं। हाँ, कुछ उल्लेखनीय किताबें प्रकाशित हुईं। द इमरजेंसी डायरीज, जो आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के अनुभवों पर आधारित है। अच्छा। वीएस रवि की कन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट, क्रिकेटर शिखर धवन की आत्मकथा द वन, क्रिकेट माय लाइफ इन मोर और एसएन अहमद की 10 पैसे का पोस्ट कार्ड। तो ये थी जुलाई 2025 की कुछ खास झलकियां। तकनीक से लेकर कूटनीति, राष्ट्रीय विकास से लेकर खेल तक वाकई काफी कुछ हुआ। निश्चित रूप से एक बेहद घटनापूर्ण महीना। और जैसा हमने चर्चा की, हर घटना के अपने मायने और दूरगामी असर होते हैं जिन पर नजर बनाए रखना जरूरी होगा। बिल्कुल। तो आज की बातचीत को यही विराम देते हैं। चलते चलते श्रोताओं के लिए आज की चर्चा से जुड़ा एक आसान सा सवाल। विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार आय समानता के मामले में भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या बताई गई?